नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 3 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का डिटेल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस इमेज के साथ। देखिए, आप देख सकते हैं ये इमेज जो है ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की है। आज की डेट में हो क्या रहा है, बहुत सारे राज्यों में कोरोना के केसेस जो हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर मैं टॉप का राज्य बताऊं जहां से सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं तो वो है महाराष्ट्र, जहाँ कई शहरों में ऐसा कर दिया है कि वहाँ पर नाइट कर्फ्यू और कई शहरों में तो लॉकडाउन करने की बात हो रही है। जैसे नागपुर जैसे शहर में पूरा लॉकडाउन करने की बात हो रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, वहाँ पर भी भोपाल जैसे शहरों में और इंदौर जैसे शहरों में पूरा नाइट कर्फ्यू चल रहा है क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और दिल्ली ने तो ऐसा कर दिया है कि जो भी लोग ट्रेन से, फ्लाइट से या बसेस से इन सब राज्यों से दिल्ली के अंदर आएंगे उनकी जो है ऑन ग्राउंड वहीं पर टेस्टिंग होगी और उसके बाद जो अगर रिजल्ट पॉजिटिव आए तो उनको वहीं पर आइसोलेट किया जाएगा या ट्रीटमेंट जो भी है किया जाएगा। तो वही कंडीशन जो है आज देखिए ये फोटो जो आ रही है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से आ रही है कि जो भी लोग ट्रेन से ट्रैवल करके आ रहे हैं उनका टेस्टिंग जो है की जा रही है और अगर वो पॉजिटिव पाए गए तो उनका उस हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। तो कंडीशन जो है हम कह सकते हैं कि ख़राब तो हो रही है जब से वायरस म्यूटेट हुआ है। तो डेफिनेटली हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, क्योंकि जब प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा तभी जाके इस वायरस को कर्ब किया जा सकता है। चलिए आज हमें डिस्कस करने हैं 4 अलग अलग एडिटोरियल्स। देखिए, पहला एडिटोरियल जो है इसमें लिखा है प्रूडेंस प्रिवेल, यानी आज के डेट में जो इन्फ्लेशन जो है जो बढ़ता ही जा रहा है, महंगाई, उसके रिगार्डिंग बात की गई है कि क्या क्या ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट्स हुए हैं, किस तरीके से इन्फ्लेशन को एक प्रॉपर बार में रखा गया है कि यहाँ इस बार से लेके मैक्सिमम और मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर रखा है और लॉकडाउन से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर उसकी भी बात की गई है, तो उसको हम देखेंगे। रजनीकांत साहब को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है और काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन राइटर यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं या एक तरीके से कह रहे हैं कि शक वाली बात यहाँ पर कर रहे हैं कि अभी जो करंट तमिलनाडु साइड में जितने भी आप कह सकते हैं इलेक्शंस चल रहे हैं, कहीं उन इलेक्शंस को देखते हुए तो नहीं दिया गया अवार्ड। यहाँ पर ये बात की गई है तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर आज की डेट में कोविड-19 का जो रिस्पॉन्स जो इंडिया दे रहा है उसके रिगार्डिंग बात की गई है कि क्या क्या चीज़ें ऑन ग्राउंड करनी चाहिए, क्योंकि नया कोविड-19 का स्ट्रेन जो है वो पाया गया है। तो किस तरीके से किस स्टेटा के लोगों को, किस आप कह सकते हैं पिलर के लोगों को वो ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है उसकी यहाँ पर बात की गई है और ऑन ग्राउंड क्या क्या करने की ज़रूरत है उसकी यहाँ पर राइटर बात करते हैं। जिनेवा फेस ऑफ, यानी श्रीलंका की जो आप कह सकते हैं यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो आज की डेट में हालत है यहाँ पर उसकी बात की गई है। तो ये खैर इसमें इतना ज़्यादा डेटा तो नहीं है जो हमारे काम आए, लेकिन इसका फिर भी हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि आज की डेट में क्या क्या हो रहा है जो राइटर हमें बताना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, प्रूडेंस प्रिवेल्स। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है यानी महंगाई जो है वो एक तरीके से पॉलिसी मेकर के लिए तो आप कह सकते हैं एक कंसर्न ही है, एक मतलब सोचने वाली बात है ही, लेकिन हम जैसे ग्राहकों को या हम जैसे जो लोग जो आप कह सकते हैं कमाते हैं और सेव करते हैं उनके लिए भी एक बहुत सोचने की बात है। अब देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने ये अनाउंस किया कि जो इन्फ्लेशन है यानी मार्च 31 2026 तक इन्फ्लेशन जो है वो करीब करीब 4% तक ही रखेंगे हर साल का, यानी जो टॉलरेंस है वो किस बीच में रखा गया है, 2 से 6% के बीच में रखा गया है। पहले से क्या होता था 1990s में, आपको बताता हूँ कि उस टाइम में ये हुआ करता था कि इन्फ्लेशन जो है उसका कोई पर्टिकुलर बार नहीं था कि 2 से 6% के बीच में ही रखना है, ऐसा जो मर्जी आए उतना रखा जाता था, लेकिन जनता पे इसका काफ़ी ज़्यादा असर देखा जा रहा था। कई तख्ते ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट भी हो रहे थे, तो इसलिए कई कमेटीज़ बैठाई गई और कमेटी बिठाने के बाद आरबीआई की एक कमेटी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको वो भी अपडेट कर दूंगा। तो उस कमेटी ने ये डिसाइड किया कि इन्फ्लेशन जो है वो 2 से 6% के बीच में ही रहना चाहिए। इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6% भी हो सकता है, लेकिन 6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तभी जाके जो है चीज़ें प्रॉपरली कंट्रोल में आ पाएंगी और वही ऑन ग्राउंड हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से आज की डेट में राइटर ऐसा कह रहे हैं कि जो सरकार का ये स्टेप है एक तरीके से वेलकम स्टेप है, किस चीज़ में, महंगाई को एक तरीके से लेवल में रखने में और जो हमारा देश है उसके मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। क्योंकि देखिए, अगर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर महंगाई बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो वो भी ठीक नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि महंगाई को जो है, इन्फ्लेशन को जो है एक प्रॉपर लेवल पे रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। अब आज की डेट में देखिए चीज़ें ये हो रही है कि एक तरीके से सरकार कह रही है कि हम इन्फ्लेशन को बैलेंस करेंगे, दूसरी तरफ से हमारी जो इकोनॉमी है वो पहले ही इन्फ्लेशन के प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा घिरी हुई है। आपको पता है कि कोविड-19 में ऐसा हुआ है कि जितने भी बिजनेस हैं ठप हो गए हैं, जीडीपी हमारी काफ़ी डाउन जा चुकी है, इकोनॉमी काफ़ी घाटे में चल रही है। तो इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी राइटर कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार आज की डेट में, सरकार और आरबीआई
जो इन्फ्लेशन को बैलेंस कर रही हैं वो काफ़ी अच्छा मेजर वो ले रहे हैं हमारी इकोनॉमी को दोबारा आगे कंस्ट्रक्ट करने में। तभी तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक, SBI और RBI इस टाइप की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक तरीके से हमारे इंडिया की ग्रोथ रेट को 9 से 12% के बीच में बता रहे हैं 2022-23 के आसपास, जो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो डेफिनेटली अब कुछ सोच समझ के ही ये चीज़ बात की गई होगी क्योंकि अब एक तरफ से मान सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने गलत डेटा दिया होगा, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम SBI और RBI ये तो गलत डेटा नहीं दे सकते ना। सभी के सब 9 से लेकर 11-12% के बीच में ग्रोथ रेट बता रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं से कहीं तक ये सही होगा। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की यहाँ बात की जाए, CPI और WPI ये दो एक तरीके से मेजर्स होते हैं मेजरमेंट के लिए, जो इन्फ्लेशन की मेजर्स होते हैं। तो जो CPI है उसका जो डेटा है जो है इन्फ्लेशन का, वो एक तरीके से हम यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 महीने में 100 बेसिस पॉइंट से ऊपर जा चुका है और फरवरी में तो 5.03% जा चुका है, वो जो अभी तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहा है इन 3-4 महीनों का। खाने और जो जितने भी हमारा फ्यूल है, पेट्रोल डीजल, उनके जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। बेसिकली होता क्या है कि प्रोमिनेंटली डीजल जो होता है ना, उसके अगर दाम बढ़ते हैं तो आप कह सकते हैं खाने से लेके राशन से लेके हर चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ऊपर बढ़ जाती है और अल्टीमेटली ये हमारा जो इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसमें भी असर दिखाता है। तो यहाँ पर ये मेन चीज़ है कि आज की डेट में जो चीज़ें बदल रही हैं उसका असर जो है इन्फ्लेशन पे हम कंटिन्यूसली देख सकते हैं। HIS मार्केट इंडिया बिजनेस आउटलुक, उन्होंने एक प्रॉपर सर्वे किया। देखिए आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ये जो इस टाइप के जो डेटा होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेटा दिया, अगर दिया है तो HIS मार्केट इंडिया बिजनेस आउटलुक ने डेटा दिया कि जितनी भी कंपनीज हैं वो धीरे धीरे अपनी जो कमोडिटीज़ है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, उनको आने वाले 12 महीने में उनके दाम बढ़ाते जा रही हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए कोविड में प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ है, बिजनेस भी कम हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो सप्लाई है, आप कह सकते हैं कि जितने भी डिमांड जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, लेकिन उसी का साइमल्टेनियसली देखा जाए तो उनकी जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो तो कम नहीं हुई है ना। अब देखिए क्योंकि कोविड में अब डिमांड कम हो गई है, अब उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को भी कम कर लिया है, लेकिन उनकी मशीन की जो रनिंग कॉस्ट है, बाकी जितनी भी उनकी शॉप की कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो कम नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं से तो उनको पैसा निकालना ही है ना। और अल्टीमेटली होता क्या है, कहीं भी अगर महंगाई बढ़ती है, किसी भी चीज़ में अगर आप देख सकते हैं बढ़ावे चढ़ाव होता है, तो उसका अल्टीमेटली बाहर कस्टमर पे ही आता है। वही चीज़ हो भी रही है। दाम जो है कंपनी अपने अपनी कमोडिटीज के बढ़ाए रही आप कह सकते हैं बढ़ाते जा रही हैं, और अगले 12 महीने हम देख सकते हैं कि दाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसा HIS मार्केट इंडिया बिजनेस आउटलुक बताता है। इनफैक्ट RBI की जो खुद की रिसर्च टीम है जी, उसका थीम क्या थी, रिव्यूइंग द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, वो खुद ये बताते हैं कि आज के डेट में जो इन्फ्लेशन है वो एक तरीके से उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और उसको कंट्रोल करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक बार वो कंट्रोल हुआ तभी जाके हमारी इकोनॉमी जो है वो प्रॉपर डायरेक्शन में जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसको काफ़ी डेप्थ में हम डिस्कस करेंगे। अब रजनीकांत साहब जो है ना, उनकी इमेज जो है वो काफ़ी अच्छी है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और आप कह सकते हैं साउथ जो इंडिया की इंडस्ट्री जो भी है, जिसको हम टॉलीवुड कहते हैं, वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब देखिए क्योंकि उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, इससे पहले किसको मिला था अगर मैं आपको बता ही देता हूँ। ये इनफैक्ट UPSC में भी क्वेश्चन में आया था दादा साहब फाल्के अवार्ड का, जब लास्ट टाइम अमिताभ बच्चन को ये अवार्ड दिया था। तो UPSC ने क्या सवाल पूछा था, UPSC का सवाल कुछ इस टाइप का था कि रिसेंटली अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, तो बताइए पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला था। अब आप कह सकते हैं UPSC ने एक स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया, यानी ये तो स्टैटिक ही होता है ना कि पहला अवार्ड किसको मिला, पहला पहाड़ की माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किसने करी, पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, इस टाइप की चीज़ें स्टैटिक होती हैं। जनरली UPSC इस टाइप की चीज़ें नहीं पूछता क्योंकि उनको पता है ये चीज़ें चेंज होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या कह सकते हैं UPSC ने इस टाइप के सवाल पूछ दिया। तो देखिए अब अमिताभ बच्चन के बाद डायरेक्टली रजनीकांत को ये अवार्ड मिल रहा है। अब एक तरीके से राइटर ने बताया कि किस तरीके से उनका जो ट्रांजिशन है शिवाजी राव गायकवाड़ से, ये एक्चुअल में उनका एक्चुअल नाम है। उसके बाद बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो एक तरीके से मराठी बॉर्न है। उन्होंने पहले बस कंडक्टर के तहत उन्होंने मतलब ऐसा ये जॉब करके उन्होंने स्ट्रगल भी किया है बेंगलोर में। उसके अलावा बाद भी इतनी सारी कठिनाइयाँ आने के बाद भी वो एक तरीके से सुपरस्टार उभर के आए, और एक तरीके से उनके जो पैशन था, उनका जो हार्डवर्क था, जो उन्होंने कंटिन्यूसली किया, उसकी वजह से ही उन्होंने इन ऊंचाइयों को छुआ। उनकी जो स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है लोगों में। किस तरीके से, जिस तरीके से सिगरेट को टॉस करते हैं, और जिस तरीके से उनका एक तरीके से स्वैग जो तरीका है, जिस तरीके से चलते हैं, सन ग्लासेस को एक तरीके से घुमाते हैं, तो ये स्टाइल आज के डेट में एक स्टाइल नहीं, एक हॉलमार्क बन गया है, ऐसा राइटर यहाँ पर बताना चाहते हैं।
तो अगर ऐसे इस टाइप के बेहतरीन एक्टर को कोई अवार्ड नहीं दिया जाए तो आप कह सकते हैं वो हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए इनजस्टिस होगा। इनफैक्ट इंडिया ही नहीं, जापान में भी तक वो बहुत ज़्यादा फेमस है। जापान में उनको ओडोरी महाराजा के नाम से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। अब खैर इसका मतलब क्या है ये तो मुझे खुद नहीं पता, लेकिन उन्होंने जापान की अलग अलग 3 अलग अलग जनरेशन्स को अपना फ़ैन बना दिया है। तो देख सकते हैं वहाँ भी उनकी कितनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन अब इसका मेन क्रक्स कहाँ पर आता है? अब देखिए, पहले इससे पहले भी यहाँ पर राइटर ने बताया है कि रजनीकांत ही एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज़ भी करी हैं, कलर मूवीज़ भी करी हैं, 3D और मोशन कैप्चर मूवीज़ भी करी हैं। ओनली एक्टर जिन्होंने ये सारी चीज़ें अपने करियर में करी हैं। लेकिन देखिए मेन क्रक्स यहाँ पर राइटर अभी तक जो राइटर बात कहना चाहते थे वो राइटर ने एंड में कही है कि रजनीकांत जो है पॉलिटिक्स से भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं पिछले साल से। उसके अलावा रजनीकांत हम कह सकते हैं जो बीजेपी सरकार के कई सारे डिसीजन थे, जैसे CAA का डिसीजन था, आर्टिकल 370 का डिसीजन था। उसके अलावा आप कह सकते हैं जो हमारे टेम्पल्स के राम जन्मभूमि का जो वर्डिक्ट था, उन सब में एक तरीके से सरकार को बैक किया है, सरकार को सपोर्ट किया है। उसके अलावा कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी और हमारे होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी, उनके साथ इनके रजनीकांत साहब के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो अब इन सब चीज़ों को यहाँ पर राइटर कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि क्योंकि रिलेशंस अच्छे हैं तो ऐसा तो नहीं किया कि बीजेपी सरकार ने तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए रजनीकांत को ये अवार्ड जो है दे दिया। अब यहाँ पर क्या सच है क्या झूठ है ये तो हमें खुद नहीं पता, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि ऐसा तो नहीं है कि ऑन ग्राउंड की वहाँ की पॉलिटिक्स को ही इन्फ्लुएंस करने के लिए इतना बड़ा अवार्ड जो है वो ऐसे ही उन्होंने दे दिया। क्योंकि रजनीकांत को देखिए, अगर हम मानते कि अगर आज के जो करंट के हमारे हीरो हीरोइंस हैं जो उतना अच्छा नहीं कर रहे, मतलब एवरेज है, जिनकी मूवीज 1 टाइम चलती है, अगर उनको इस टाइप का अवार्ड मिल जाता तो डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क आता कि इस टाइप का बड़ा अवार्ड जो है आप इस तरीके से कैसे किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि रजनीकांत का जो कंट्रीब्यूशन है, राइटर ने खुद ही कहा है, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी से लेके 3D मूवी से लेके कलर मूवी से लेके इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रह चुका है टॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में, तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को डिजर्व करते हैं। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि क्या पता ये पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस हो। तो एक तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं कि सरकार, ये ऐसा हो सकता है कि सरकार ने रजनीकांत के फैंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, क्योंकि साउथ साइड में उनकी काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, तो उनके फैंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए और अपने इलेक्टोरल बेसिस पे, अपने इलेक्टोरल गेन्स के लिए हो सकता है ये अवार्ड दिया हो। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो अब ऑन ग्राउंड सरकार ही जानती है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि ऐसा ऑन ग्राउंड मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अब हम कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें कोइंसिडेंस भी हो सकता है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर चीज़ें कनेक्ट तो हो रही हैं कि CAA में आर्टिकल 370 में जो है रजनीकांत ने सरकार को, बीजेपी सरकार को बैकअप किया था। लेकिन हम नहीं जानते कि पर्सन की अपनी खुद की आइडियोलॉजी क्या होती है। क्या पता उन्होंने मतलब अनइंटेंशनल ही बैक किया हो, क्योंकि उनको नहीं पता कि था कि ना कि आगे जाके उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलेगा। उन्होंने क्या पता अपनी चॉइस से ही बैक किया हो। लेकिन जिस तरीके से राइटर कनेक्ट कर रहे हैं, हम देखते हैं आगे जाके क्या इसमें डेवलपमेंट्स होती हैं। जहाँ तक ऐसा कुछ बहुत मेजर इशू तो होने नहीं वाला, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मेजर इशू है नहीं क्या, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ न्यूज़ में आती है तो उस पर एडिटोरियल आना तो बनता ही बनता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी की गई है। अब अगले आर्टिकल में बात करते हैं। यहाँ पर राइटर बताते हैं कि साइंस का एक पिलर मिस हो रहा है कोविड-19 के रिस्पॉन्स में। क्यों मिस हो रहा है? कोरोना वायरस का आपको पता है कि नया स्ट्रेन म्यूटेट जो है वो कर चुका है, यानी डबल म्यूटेशन देखी गई है इंडिया में, जो और कहीं देखी नहीं गई। अब राइटर कहते हैं कि जिस तरीके से कोविड के बाद जब अनलॉक हुआ तो हमने एक तरीके से ग्लोबल ट्रैवल को थोड़ा बहुत रिज्यूम किया, और जो हमने रिज्यूम किया ना, इसी की वजह से तो इंडिया आज की डेट में ये सब चीज़ें सफ़र कर रहा है, ऐसा राइटर यहाँ पर कहना चाहते हैं। अभी जो करंट सर्ज दिखा जा रहा है कोरोना वायरस में, ये यंगर एडल्ट में ज़्यादा देखा जा रहा है, यानी हम जैसे लोगों में ये चीज़ें ज़्यादा देखी जा रही हैं। और सिम्टम्स बिल्कुल अनयूजुअल हैं, पहले की तरह सिम्टम्स नहीं है कि नाक बह रही है या छींकें आ रही हैं। बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स हैं जिनकी अभी तक एक तरीके से प्रॉपर जांच नहीं हुई है। तभी तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं मिसिंग साइंस पिलर, यानी राइटर बेसिकली कहना चाहते हैं कि प्रॉपर रिसर्च क्यों नहीं हो रही है जब आपको पता है कि नया स्ट्रेन आ चुका है। इंडिया ने हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर दी थी, बहुत अच्छी बात है, राइटर इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो नया स्ट्रेन आया है उसको हर्ड इम्यूनिटी से कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि उसके पहले बार सिम्टम्स अलग हैं। वो एक अलग, आप कह सकते हैं, लोगों के स्टेटा को टारगेट कर रहा है, यानी यंग लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। बहुत सारे ऐसे सर्वेज हैं, यानी सीरो सर्वेज ने ये पाया गया कि आधे या आधे से ज़्यादा जनता जो है शहरों की, उनके अंदर एक तरीके से वायरस की एंटीबॉडीज़ आप कह सकते हैं आ चुकी हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको वैक्सीन मिली है या वो एक तरीके से उन्होंने कोविड का ट्रीटमेंट लिया है या नहीं लिया है, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी थी तो बहुत सारे लोगों ने एंटीबॉडीज़ खुद ही डेवलप कर दी हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड चीज़ें क्या हो रही हैं? दिल्ली जो हमारी राजधानी है,
उन्होंने दिल्ली जैसी जो सिटी है उसने 2 मेजर पीक देखी 2020 में। कब? पहले तो जून में देखी, उसका नवंबर में दिखी, और तीसरी मेजर वेव जो है वो अब देखी जा रही है। ऑन ग्राउंड जो हो रहा है, इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे आप कह सकते हैं बैकअप करके आगे जाके वुहान में भी स्टडीज की गई, क्योंकि वही तो एक मेजर एपिसेंटर था जहाँ से ये वायरस ओरिजिनेट हुआ। तो बताया जा रहा है कि वुहान में ये पाया गया कि लोगों के अंदर एंटीबॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी। यानी एक तरीके से बताया जा रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर अब एंटीबॉडीज कम है, तो इसका मतलब कम लोग इन्फेक्ट हुए थे, जो बिल्कुल भी एक तरीके से एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, राइटर कहना चाहते हैं कि वुहान जहाँ से वायरस ओरिजिनेट हुआ वहीं के लोगों में एंटीबॉडीज कम है, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि पहली बात तो वहीं के लोग ज़्यादा इन्फेक्ट हुए थे ना। तो अगेन वही बात है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले एडिटोरियल आया था कि चाइना ने इस चीज़ को एक तरीके से नकार दिया है कि वुहान से ये ओरिजिनेट हुआ था। चाइना कहता है ये किसी लैबोरेटरी से ओरिजिनेट हुआ था, और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज चाइना को बैकअप भी कर रही थी। तो अगेन दोबारा साइंस के पिलर पे क्वेश्चन मार्क मारता है कि अभी तक क्या हमने इसका वायरस का जो ओरिजिन है वही ट्रेस नहीं कर पाए हैं। अब भारत को क्या करने की ज़रूरत है? हमें क्वांटिटी, क्वालिटी और जनता के लिए कितनी अवेलेबिलिटी है उसका एक्चुअल डेटा जो है वही हमें आगे जाके हमें हमारी पॉलिसी बनाने में हेल्प करेगा। कितनी जनता को चाहिए, क्योंकि देखिए अभी तक हमने अपनी 1% पॉपुलेशन को भी प्रॉपर्ली वैक्सीनेट नहीं किया है। तो यानी डेटा का हमारे पास उतना प्रॉपर है ही नहीं कि किस जनता को प्रॉपर्ली वैक्सीन अभी ऑन ग्राउंड चाहिए और किन को बाद में देनी चाहिए। इस टाइप की डिसीजन सरकार ले ही नहीं पा रही है। अब यहाँ पर एक और मेन चीज़ है कि पहले तो क्या हो रहा था, जब कोरोना नया नया आया तो बहुत ज़्यादा ऐसा था कि कोरोना की जितनी भी मौतें हुई थी उसका प्रॉपर डेटा हम देख पा रहे थे, चाहे इंटरनेट पे चाहे न्यूज़ चैनल पे। लेकिन अब क्या हो गया कि इतना ज़्यादा मौतों का डेटा दिखाया नहीं जा रहा है, यानी जनता को उतना ज़्यादा पता ही नहीं है कि नए स्ट्रेन से कितने लोगों की मौत हुई है। डेली या वीकली रिपोर्टिंग टोटल डेथ की जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है। पहली बात तो ये है, इसी की वजह से जनता को पता ही नहीं चल पा रहा नए स्ट्रेन से कितनी डेथ हो रही है, और जनता में कोई खौफ भी रह नहीं गया है। इसके अलावा एक और मेजर दिक्कत है कि नए स्ट्रेन के लिए हमें प्रॉपर्ली सीजर सर्विस करना जरूरी है, जो हम ऑन ग्राउंड अभी नहीं कर रहे, क्योंकि नए स्ट्रेन के नए सिम्टम्स हैं, नए टाइप के लोगों को टारगेट कर रहा है, तो नए टाइप के सर्विस भी करने पड़ेंगे जो ऑन ग्राउंड नहीं हो रहे हैं। तो हमें एक तरीके से समझने की जरूरत है कि कुछ टाइप की पॉपुलेशन जो है उसमें इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, यानी हमें वायरस को समझने की जरूरत है। अब देखिए, अगर बात की जाए कि जनता जो है वो एक तरीके से बिना मास्क के घूम रही है और बिना सैनिटाइजर का यूज़ कर ही चीज़ों को कर रही है, तो डेफिनेटली ये तो बताता है कि कोरोना फैल रहा है। लेकिन थाईलैंड और वियतनाम में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि वहाँ पर डेथ लेवल जो है इतना ज़्यादा कम है, जबकि उनकी उतनी टेस्टिंग भी नहीं है, इंडिया से भी कम टेस्टिंग है, उनके उतने ज़्यादा ट्रेसिंग प्रोग्राम्स भी नहीं है, फिर भी वहाँ पर इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं इतने कम डेथ और इतने कम इन्फेक्शन क्यों हो रहे हैं? ऐसा राइटर यहाँ पर कहना चाहते हैं। ऑल्दो मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है कि अगर टेस्टिंग कम होगी तो डेफिनेटली लोग जो हैं कम, आप मतलब ये कम पता चलेगा कि कितने लोग इफेक्टेड हैं। खैर, अब राइटर का जो भी ओपिनियन है, राइटर ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को एक साथ काम करने की जरूरत है, ताकि कोविड-19 का वैक्सीनेशन जो है वो और हम एक्सीलरेट कर पाएँ, क्योंकि अभी तक 1% पॉपुलेशन को भी वैक्सीनेट हमने नहीं किया है। चीन से भारत को एक तरीके से सीखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने करीब करीब अपनी आधी जनता को तो एक डोज दे ही दी है और दूसरी डोज भी चल रही है आगे जाके। अब मेन दिक्कत इंडिया में क्या है ये हम पिछले आर्टिकल्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी अर्बन लोग हैं, यानी जितने भी अमीर तबका है हमारे देश का, अमीर और जो शहरों में रहता है, वो तो खैर पेड वैक्सीन भी एक तरीके से ऑब्टेन कर लेंगी। लेकिन गरीब लोग, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, उनका क्या होगा? मेजर दिक्कत तो ये है। और गरीब पढ़े लिखे को भी छोड़ दो, जो गरीब हैं और जो 45 साल की उम्र से ऊपर के हैं, उनका क्या होगा? मेन दिक्कत तो ये है ना। इसी में तो हम मार खा जा रहे हैं। राइटर ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रॉपर होना चाहिए ना, कि सही इंसान को सही टाइम पे वैक्सीन पहुंच जाए। मेन दिक्कत ये है। उसके अलावा और सबसे हम कह सकते हैं जाहिल स्टेप क्या होगा, ऐसा राइटर कह रहे हैं, हाँ मैं नहीं कह रहा हूँ। राइटर के अकॉर्डिंग और जाहिल स्टेप क्या होगा? एक पूरा नेशनल लॉकडाउन, जिसकी अभी कई राज्यों में बात चल रही है लॉकडाउन की। अब राइटर कह रहे हैं कि लॉकडाउन वाली जो बात है ना, ये तो एक बहुत बुरा स्टेप है और इस पर दोबारा विचार करने की ज़रूरत तो है ही है। क्योंकि अगर लॉकडाउन हुआ तो गरीब लोग दोबारा मरना शुरू होंगे, खाने की दिक्कत होगी और बच्चे भी जो हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। तो राइटर के अकॉर्डिंग क्या किया जा सकता है? यही किया जा सकता है कि जनता जो है उनको वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है उसमें उतना ज़्यादा ढालना पड़ेगा, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, ताकि उनको वैक्सीन पे भरोसा उठे, वो आगे आके वैक्सीन को लगाएं और डेफिनेटली सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। यही एक तरीका है। राइटर अकॉर्डिंग ये लॉकडाउन करना, ये टाइप की चीज़ें सोल्यूशन नहीं है। चलो अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये खैर उतना लंबा आर्टिकल नहीं है, छोटा सा आर्टिकल, लेकिन हम फिर भी इसमें देखते हैं कि आज की डेट में कंडीशन क्या चल रही है। जिनेवा फेस ऑफ से क्या समझते हैं हम?
जो आज की डेट में श्रीलंका पे जो आप कह सकते हैं एलिगेशंस पड़े हैं यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, तो यहाँ पर उसकी बात की गई है। अब ये सिनाला, तमिल, ये सब चीज़ें क्या हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब इन पॉइंट्स को मत ही पढ़िए, अभी मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताता हूँ कि चीज़ें क्या हैं। देखिए, जब लेट 90s में आपको पता है कि LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम नाम का एक आतंकवादी संगठन जो है वो श्रीलंका में बन चुका था। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि इसको आतंकवादी संगठन जो सरकार बनाती है, ये किस एक्ट के तहत बनाती है? आपको बस मैं एक इसका हिंट देता हूं, ये 1967 में ये एक्ट बना था। चलिए मैं आपका नाम भी बता देता हूं यार, ये UAPA एक्ट है। अब आपका काम है मुझे बताना कि UAPA की फुल फॉर्म क्या है, बिना गूगल किए आप ये मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो LTTE जो है उसको UAPA एक्ट के तहत सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। क्यों? देखिए, पहले क्या होता था कि तमिल लोग जो थे वो श्रीलंका में कम संख्या में थे और सिन्हालीज लोग जो थे वो संख्या में ज़्यादा थे। लेकिन पढ़ाई की अगर बात की जाए तो तमिल लोग सिन्हालीज लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो अब ज़्यादा पढ़े लिखे तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि तमिल लोग जो हैं वो ऊपर की गद्दी में यानी अच्छे नौकरी में बैठे हुए हैं, अच्छी पोजीशन में बैठे हुए थे, जो सिन्हालीज लोगों को एक तरीके से परेशान करता था। वो सोचते थे कि हम ज़्यादा संख्या में हैं लेकिन फिर भी ये तमिल लोग जो है हम पे राज कर रहे हैं। तो एक तरीके से सिन्हालीज और तमिल लोगों में आपस में मतभेद बहुत ज़्यादा हो गए। यही मतभेद का कारण तो LTTE बना। जो LTTE आतंकवादी संगठन बना, ये इन सिन्हालीज लोगों के ही खिलाफ था एक तरीके से। और ये इन लोगों ने बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियों करी। हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे 1992 के टाइम पे राजीव गांधी, उनका जो एसेसिनेशन किया था वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने ही किया था। और उनका ही नहीं, अपने देश के कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनका भी एक तरीके से एसेसिनेशन LTTE नहीं किया, उनको भी एक तरीके से इन्होंने ही मारा। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं LTTE जो था वो तमिल लोग जो थे उनका एक तरीके से बनाया हुआ था और वो सिन्हालीज लोगों के बिल्कुल अगेंस्ट था, वहाँ की श्रीलंका की सरकार के अगेंस्ट था। अब बाद में जब सरकार वहाँ की पावरफुल हुई, यानी जब सिन्हालीज के जो लोग जो थे वो सरकार में आके बैठे, उन्होंने पहला चीज़ क्या करी, उन्होंने LTTE यानी जितने भी तमिल लोग थे उनके खिलाफ एक्शन लिया। बहुत सारे लोगों को मारा गया, जेनोसाइड हुआ, मास रेप्स हुए वहाँ पर। तो एक तरीके से तमिल लोग जो थे उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा वायलेंस देखा गया। तो वहाँ क्या हुआ कि तमिल लोगों की संख्या जो है गिर गई। अब क्योंकि वहाँ पर इस टाइप की चीज़ें हो रही थी तो हमारे भारत में जो तमिलनाडु में जितने भी तमिल लोग थे वो एक तरीके से श्रीलंका की सरकार के बिल्कुल खिलाफ हो गए, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि वहाँ की सरकार बिल्कुल भी सही चीज़ें नहीं कर रही है। अब क्या हुआ कि जो UNHRC था, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, उनके जो उन्होंने एक तरीके से क्या किया कि श्रीलंका पे सैंक्शंस डालने की बात करी। क्यों? उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्होंने तमिल लोगों का जेनोसाइड किया है, उनको मारा है, तो एक तरीके से श्रीलंका की जो आर्मी है उन पे सैंक्शंस पड़ेंगे और उनके लोग जो हैं श्रीलंका की आर्मी के, उनको एक्शन फेस करना पड़ेगा। अब देखिए, ये एक्शन डायरेक्टली नहीं होता है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वोटिंग होती है कि कितने देश ऐसा सोचते हैं कि श्रीलंका को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, कितने देश सोचते हैं कि श्रीलंका को इसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो अब श्रीलंका कर क्या रहा है कि वो कई सारे देशों से मदद मांग रहा है। जैसे उन्होंने चाइना से मदद मांगी, पाकिस्तान से मदद मांगी, OIC के कई कंट्रीज से मदद मांगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ताकि वहाँ जाके ये सारे देश जो हैं श्रीलंका के खिलाफ वोट ना कर दे। तो इंडिया से भी एक तरीके से उन्होंने मदद मांगी थी। अब जब येस और नो वोट करने की बात आई तो इंडिया ने इसमें वोट किया ही नहीं, यानी इंडिया ने वोट करने से एब्सटेन किया। अब अपने एब्सटेन क्यों किया? देखिए, अगर हम मान लीजिए हाँ वोट कर देते कि हाँ श्रीलंका में सैंक्शंस पड़ने चाहिए थे, तो हमारे देश में जो तमिलनाडु के लोग हैं, यानी जितने भी तमिल लोग हैं, वो डेफिनेटली हमारे सरकार से बहुत खुश हो जाते। सरकार को इलेक्शन में भी फायदा होता, लेकिन हमारे श्रीलंका से इंटरनेशनल रिलेशंस खराब हो जाते। और हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने श्रीलंका से इंटरनेशनल रिलेशंस खराब करे तो चाइना जो है श्रीलंका पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा देगा। हम्बनटोटा पोर्ट में जो आज की डेट में चीज़ चल रही है, आपको पता है, हमें इस वजह से ही श्रीलंका पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत है। तो एक तरीके से हम श्रीलंका को भी जाने नहीं दे सकते। मान लीजिए हम नो वोट करते, यानी अगर हम श्रीलंका को बचा लेते, तो हमारे जो देश में तमिलनाडु के जो तमिल लोग हैं वो हमारे सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, सरकार से एक तरीके से गुस्सा हो जाते हैं कि क्यों आपने इस तरीके की जो घटिया हरकत श्रीलंका ने करी है, आपने उसको सपोर्ट किया। तो हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ से ही हम एक तरीके से तलवार के धार पे हमारी सरकार खड़ी थी। अगर हम हाँ वोट करते तभी हम किसी एक तख्ते के खिलाफ जाते हैं, अगर हम ना वोट करते तभी हम किसी एक तख्ते के खिलाफ जाते हैं। तो इससे बढ़िया भारत की सरकार ने सोचा कि हम वोट ही नहीं करते हैं, तो हमने ऐसा किया ही, हमने वहाँ जाके वोट किया ही नहीं। तो एक तरीके से अब हमने ना येस वोट किया ना नो वोट किया, तो यहाँ पर एक तरीके से हमने अपने दोनों साइड के जो लोग हैं उनको एक तरीके से बचा लिया, यानी उनके बिल्कुल खिलाफ नहीं हुए हम। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है
श्रीलंका एक तरीके से देश अलग अलग देशों के पास जाके बोल रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज के पास, कि उनके खिलाफ वोट ना करें। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज उसे कैसा देख रही हैं? वेस्टर्न कंट्रीज देख रही हैं कि श्रीलंका आज की डेट में चाइना के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो एक तरीके से क्योंकि चाइना के खिलाफ तो गुस्सा फूटा ही हुआ है कोरोना के रिगार्डिंग, तो इसी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो श्रीलंका के खिलाफ वोट कर रही हैं। इसलिए नहीं वोट कर रही कि वो इसलिए कि गुस्सा है कि उन्होंने तमिलनाडु के तमिल लोगों पे जेनोसाइड किया, बल्कि इसलिए गुस्सा है कि श्रीलंका के चाइना से रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो एक तरीके से यहाँ देखा जा रहा है कि किस तरीके से तमिल लोग और सिनलीज लोग जो हैं बिल्कुल आमने सामने आज की डेट में खड़े हो गए हैं, और ये जियो पॉलिटिक्स का मामला बन गया है, क्योंकि इसमें बाकी जितने भी देश हैं उनका ओपिनियन भी मैटर करता है। जब ज़्यादा देश वोट करेंगे तो श्रीलंका डेफिनेटली गड्ढे में जाएगा। तो जियो पॉलिटिक्स की बात बन चुकी है, और आज की डेट में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी OIC की कंट्रीज हैं उनसे एक तरीके से मदद मांगी है कि उनको एक तरीके से हेल्प करें और वहाँ जाके उनके खिलाफ वोट ना करें। तो देखा जा रहा है कि अब किस तरीके से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जो देश हैं वो श्रीलंका के लिए वोट करने के लिए आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी वोट कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट उनके फेवर में भी वोट कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे जाके चीज़ें किस तरीके से होती हैं, क्या डिसीजन लेता है ह्यूमन राइट्स काउंसिल, और देखते हैं सैंक्शन श्रीलंका पे पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं। तो आज हमने डिस्कस करे 4 अलग अलग एडिटोरियल्स। आई होप आपको ये एडिटोरियल्स पसंद आए होंगे। हमने प्योरली जितने भी एडिटोरियल्स में डिस्कस करा डेटा और फैक्ट्स ही डिस्कस करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही इंक्रीज करती है। इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको सारे इस टाइप की अपडेट्स जो हैं मिलते रहें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।